नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज संविधान दिवस है। आज से ठीक 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संसद के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए आज बात संविधान और संविधान सभा की करेंगे। हिंदुस्तान में संविधान को लेकर जो चर्चाएं रही हैं उसकी भी, और पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, समूचा इस्लामाबाद का जो इलाका है वो घेर लिया गया है, जो राजधानी है पाकिस्तान की, और वहाँ हालात बहुत नाजुक हैं। इसलिए पाकिस्तान भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत में संविधान के जरिए खड़ा होने वाला हिंदुस्तान और आज की तारीख में जो नैरेटिव है कि संविधान के ऊपर खतरा है, उसकी असलियत जानने की। इस साल 75 वर्ष हो गए संविधान को अपनाए हुए इस देश को। जो आने वाली 26 जनवरी है, क्योंकि संविधान 1950 26 जनवरी को देश में लागू हुआ, इसलिए इस बार की 26 जनवरी 75 साल पूरा करेगी गणतंत्र भारत की। हमारा संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसने 75 वर्षों में भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां हम दुनिया की ताकतवर 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर गिने जाते हैं। 4 सबसे मजबूत सेनाओं में हमारी फौज की गिनती होती है। हम चांद पर अपना यान उतारते हैं, दुनिया के विकसित देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, भारतीय होने का सम्मान दुनिया भर में पाते हैं और इस पर गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन पिछले 1.25 साल के भीतर संविधान संकट में है, यह नैरेटिव बहुत चर्चा में रहा। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस बात को पूरी ताकत से उठाती रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव हों या अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी ने विशेष तौर पर किताब लेकर के हाथ में लाल रंग की और संविधान खतरे में है इस बात का नारा बुलंद किया है। इसलिए समझना जरूरी है कि क्या इस देश में संविधान बदल पाना संभव है? क्या भारत का जो मौजूदा संविधान है किसी तरीके से खतरे में आ सकता है? अब तक संविधान के साथ छेड़छाड़ जो हुई या उनकी कोशिशें हुई, वह किसके कारण? तथ्य जब सामने रहते हैं तो आपको जिरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दिक्कत यह है कि या तो हम पूर्वाग्रह का शिकार होते हैं या फिर हमारी याददाश्त छोटी हो जाती है किसी भी बात को सलीके से देखने समझने के वक्त। इसलिए आज के अहम दिन पर संविधान, उसकी गरिमा और कुछ ऐसे सच जो भारतीय राजनीति के असलियत को हमारे सामने रखते हैं, उनसे होकर गुजरेंगे। हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और संविधान के अलग अलग हिस्सों से होते हुए भारतीय राजनीति के तमाम फैसलों को आपके सामने रख पाऊं और एक तस्वीर आपके आगे रखने की सूरत बन सके, ऐसा कर पाऊं। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी के बयान को हम मानते हैं। उन्होंने संविधान दिवस पर जो कुछ कहा है, आप सुनिए और फिर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो
सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। राहुल गांधी जिस किताब को बार बार दिखाते हैं वो भारत का संविधान है और उसी संविधान ने हिंदुस्तान को सींचा है, संवारा है और आज जिस बुलंदी पर देश खड़ा है वहां तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर अपनी बात रखी और उन्होंने जो उंगली थी वो कांग्रेस की दुखती रग पर रखी, इमरजेंसी, और इमरजेंसी से वो 370 तक आए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के भीतर जो कुछ भी होता रहा संविधान के रास्ते, उस सबको देखते, परखते, समझते चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। भारत के संविधान ने हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें नहीं और हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, समाज, उसको रास्ता दिखाया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, लंबी चर्चा के बाद और अपनी पूरी विद्वता लगाने के बाद उस किताब को तैयार किया जिसको हम संविधान कहते हैं। अब इस संविधान में जब ये अपनी तैयारी के दौर में था, उस समय से ही कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी जो अपने आप में एक बड़ा सवाल होती चली गई। उसमें से एक है 370। जम्मू कश्मीर के तब के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला साहब चाहते थे कि जो संविधान सभा है वो संविधान के भीतर एक प्रावधान करे 370 का, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले मिले, उसको अलग से हैसियत, पहचान और छूट दी जाए, इसका हक संविधान के भीतर दिया जाए, जिसको 370 कहते हैं। अब 370 में ये चार चेहरे आप देखिएगा, शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला के पिता, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी के मुखिया थे, और गोपाला स्वामी अयंगर जो संविधान सभा के एक सदस्य थे। शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी को ये कहने के लिए आए कि आप हमें अलग से अधिकार दीजिए और एक प्रावधान संविधान के भीतर कीजिए। नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के पास शेख अब्दुल्ला को भेजा। शेख अब्दुल्ला और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई। जब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला साहब की पूरी बातचीत सुन ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि आप राज्य के भीतर जितनी भी सहूलियतें हैं वो भारत की सरकार से लें, सुरक्षा लें, सड़क लें, स्कूल लें, खाने पीने का सारा इंतज़ाम लें और आप एक अलग तरह की आज़ादी भी अख्तियार करके रहें। ये नहीं हो सकता है। 370 के धुर विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर, और जब डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया तो फिर उसके बाद वो मसौदा लेकर के तैयार करने का जिम्मा नेहरू जी ने गोपाला स्वामी अयंगर को दिया। क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी के पास पहुंच गए तो गोपाला स्वामी अयंगर साहब ने मसौदा तैयार किया। शेख अब्दुल्ला 370 पर जो चिट्ठी है डॉक्टर अंबेडकर की, उस चिट्ठी में कहा था कि आप चाहते हैं कि भारत
जम्मू कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करे, अनाज सप्लाई करे और साथ ही कश्मीर को भारत के समान अधिकार मिले। लेकिन आप चाहते हैं कि कश्मीर में भारत को सीमित शक्तियां मिले। ऐसा प्रस्ताव भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। नेहरू जी ने फिर पटेल को सूचित किए बिना, जो पटेल साहब सरदार पटेल थे, शेख अब्दुल्ला के साथ 370 के मसौदे को अंतिम रूप दिया था। संविधान सभा की चर्चा में मसौदे को पारित करवाने की जिम्मेदारी गोपालास्वामी अयंगर को मिली थी, लेकिन प्रस्ताव को संविधान सभा में जो सदस्य मौजूद थे उनके द्वारा फाड़ दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका के दौरे पर थे। सरदार पटेल और शेख अब्दुल्ला के रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐसे में अयंगर साहब ने मदद के लिए वल्लभ भाई पटेल की ओर रुख किया कि देखिए, यह मामला नेहरू जी के अहम से जुड़ा हुआ है और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला साहब को उनके अनुसार ही फैसले लेने को कहा है, इसलिए आपको इस मामले पर स्वीकृति दिलवानी चाहिए। और फिर पटेल ने मसौदे को स्वीकृति दिलवाई भी। तो ये 370 का प्रोविजन था जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। जो प्रावधान ड्राफ्ट कमेटी के मुखिया को मंजूर नहीं था, उस प्रावधान को नेहरू जी ने डॉक्टर अयंगर के जरिए संविधान के भीतर रखवाया। अब दूसरी बात, 35A, ये दोनों मामले खत्म हो गए। लेकिन जब आप खत्म होने की बात कहते हैं तो आपको देखना होता है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो देश के इतिहास में आज़ाद भारत में लंबे समय तक कैसे बने रहे। 70 साल से ज़्यादा समय तक एक टेम्पररी अरेंजमेंट था संविधान के भीतर 370, और वो बना ही रहा, हट नहीं पाया। और हटाने की स्थिति में कहा गया कि बारूद के ढेर पर हिंदुस्तान बैठ जाएगा, यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। अब 35A क्या है? इसमें भी आप 3 तस्वीरों से चलिए। शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। अब वह दिक्कत आने लगी कि जितने भी लोग आज़ादी के बाद पाकिस्तान की तरफ से भाग करके जम्मू कश्मीर में आए थे, जैसे भारत के बाकी हिस्सों में आए थे, उन लोगों को भी हक मिलना चाहिए था। उनकी पहचान भी भारत के नागरिक के तौर पर, जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ की सरकार, जो शेख अब्दुल्ला चला रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा किसी और को जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाया जाए, वहाँ की सुविधाएं, सहूलियतें दी जाएं, वहाँ के अधिकार उनके हक में लाए जाएं। नहीं, इसलिए एक अलग से प्रोविजन किया गया 35A। और इस देश में संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। संविधान कहता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए आपको संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन संसद की मंजूरी के बगैर राष्ट्रपति के आदेश के जरिए 35A लागू कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग या तो पंजाब से, हमारे यहाँ पंजाब से गए थे जम्मू कश्मीर की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ जम्मू कश्मीर में आकर के बसे थे, वो 75 साल से ज़्यादा वक्त तक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। वो हिंदुस्तान के नागरिक थे लेकिन जम्मू कश्मीर के नहीं थे। स्थिति ये थी कि वहाँ की महिलाएं, लड़कियां अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती हैं तो उनका, उनके बच्चों का जम्मू कश्मीर के भीतर का अधिकार खत्म हो जाता है। एक अलग विधान, एक अलग प्रधान, एक अलग निशान के साथ एक राज्य इस देश के भीतर खड़ा रहा। 35A, यह प्रोविजन भी नेहरू जी ने राष्ट्रपति के जरिए डलवाया। संविधान के साथ सबसे बड़ी छेड़खानी या संविधान का अपमान, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। फिर आज हाथ में संविधान लेकर के अगर संविधान का हवाला दिया जाता है, उसको बचाने की कस्में खाई जाती हैं, तो मंशा पर सवाल उठता है और समझ का भी सवाल है। तो ये 370 और 35A है। 2 स्थितियां आपने जान ली। अब आते हैं इमरजेंसी पर। इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी। इमरजेंसी के कारण क्या थे उसको भी समझिए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब
असम से आते थे, सेंट स्टीफेंस दिल्ली के पढ़े लिखे थे, बाद में इंग्लैंड में पढ़ाई की, वहाँ नेहरू जी के संपर्क में आए और यहाँ सांसद और अलग अलग ओहदों पर रहे, बाद में राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1971 में जो आम चुनाव हुए थे, जिन चुनाव में कांग्रेस 352 सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसमें एक लोचा हो गया। राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर के यह अर्जी लगाई कि पूरी तरीके से फर्जी था यह मतदान और इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। उस पर जब फैसला आया तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में किया है, इसलिए चुनाव को रद्द माना जाए। उसको इंदिरा जी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और वहां वी.आर. कृष्ण अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, उनके पास सुनवाई गई और जस्टिस अय्यर ने ये कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद की हैसियत से सदन में वोट नहीं कर सकती हैं और सांसद की हैसियत से उनके पास जो सुविधाएं सहूलियतें हैं उनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ये फैसला 24 जून को आया। यानी कि इंदिरा गांधी के पास एक ही विकल्प था कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़िए, और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे जो उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश में संविधान के बड़े जानकार, कानून के बड़े जानकार, बड़े वकील थे, तो उनको उन्होंने दिल्ली में बुला रखा था। सिद्धार्थ शंकर रे ने बहुत कुछ पढ़ने के बाद ये कहा कि संविधान के भीतर 352 आर्टिकल है, 352, और यह प्रावधान करता है कि देश के भीतर अगर ऐसी परिस्थितियां हो गई हों कि सरकार चलाना मुश्किल हो, 352 की स्थितियां देश के भीतर हैं, यह कह करके हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी लगाने के लिए भी सरकार कोई भी फैसला करती है तो कैबिनेट को बैठना पड़ता है और कैबिनेट का अप्रूवल होता है, लेकिन इमरजेंसी का जो आदेश था वो लेकर के सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा जी उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास गए और कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। बिना कैबिनेट के अप्रूवल के एक कागज के ऊपर देश का राष्ट्रपति दस्तखत कर देता है और रात में यह आदेश कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। रात भर जो विपक्ष के नेता थे उनकी गिरफ्तारियां चलती हैं और सुबह रेडियो से इंदिरा गांधी का एक छोटा सा भाषण आता है कि देश में राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लागू कर दिया गया है। कैबिनेट का फैसला नहीं है, राष्ट्रपति को आप एक कोरे कागज पर दस्तखत करवा करके देश को इमरजेंसी में धकेल देती, और वो पूरा जो काल रहा लगभग 21 महीनों का, उसमें देश के तमाम नेता जो विपक्ष में थे उनको उत्पीड़न झेलना पड़ा। संविधान की इज्जत करने का मतलब ये है, संविधान को देश में बनाए बचाए रखने की लड़ाई अगर राहुल गांधी लड़ने का दावा करते हैं तो उनको अपनी सरकारों के जरिए संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की गई उसको भी बारीकी से देखना समझना चाहिए और एक सही जवाब अपने पास रखना चाहिए। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर के। इस देश में जैसे 352 के तहत सिद्धार्थ शंकर रे के कहने पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वैसे ही आर्टिकल 356 356 यानी कि राज्यों के भीतर अगर सरकार चलाने की स्थिति नहीं है, वहां स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वहां की सरकार नहीं चल सकती है, तो केंद्र के पास अधिकार होता है कि वो 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाए। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन किन सरकारों ने कितनी बार लगाए, और यह जब आप गिनने के लिए चलते हैं तो 90 से अधिक बार कांग्रेस की सरकारों ने लगाए हैं, और ये गिनती आपके सामने है। पंडित नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 7 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। और केरल में जो पहली लेफ्ट की चुनी हुई सरकार गिराई गई उसको लेकर के बहुत विवाद होता है, उसकी चर्चा फिर कभी मैं करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया।
इंदिरा जी ने 50 से ज़्यादा बार हाफ सेंचुरी इस देश में इमरजेंसी लगाने का किसी प्रधानमंत्री ने पूरा किया तो इंदिरा गांधी ने किया। उसके बाद बीच में मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई ने कांग्रेस की सरकारों को राष्ट्रपति शासन के जरिए हटाया या गिराया 17 बार, 2.5 साल में 17 बार। और चरण सिंह जो 4 महीने के लिए रहे, वो कभी संसद नहीं जा सके, उन्होंने 4 सरकारें गिराईं। राजीव गांधी 6 सरकार, यानी कि 6 बार उन्होंने केंद्र की शक्ति का इस्तेमाल करके राज्यों की सरकारों को गिराया, हटाया। वीपी सिंह ने 2 सरकारें हटाई इस तरह से, या 2 सरकारें गिराईं। तो अगर आप देखते हैं कि 7 और 1 8 और 51, मतलब ये 59 तो यही हो जाता है। उसके बाद राजीव गांधी 6, और फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार। चंद्रशेखर 5 बार। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 11 राज्य सरकारें हटाई 356 के जरिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले ऐसे विपक्ष के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उन्होंने 5 सरकारें 5 साल में गिराईं। आप देखते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी के जरिए 10 सरकारें। अगर राष्ट्रपति शासन को लेकर के आप जाते हैं तो कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि जिन सरकारों को वैसी स्थितियों के बगैर गिराया गया जैसी स्थितियां संविधान में लिखी गई हैं और वहां नहीं थी, तो फिर उसका रास्ता क्या है। और इसको लेकर के हर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने सबसे कम राज्य सरकारों को छुआ या उनके साथ 356 का इस्तेमाल किया। तो ये स्थितियां बनती हैं अभी तक के संविधान को लेकर के। अब राहुल गांधी का एक और बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां के बाद अगला जो रास्ता बनता है उस बयान के बाद ही खुलता है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे है। एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है। जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। इस देश का विकास तभी होगा जब जातियों की जनगणना आप करवा लेते हैं। तो कौन से लोग किस जाति के हैं, अगर आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो विकास का रोड मैप तैयार हो जाता है। राहुल गांधी के पास विकास का जो फॉर्मूला है हिंदुस्तान को आगे ले जाने का, वो यही है। एक दौर है जब इंदिरा जी खुद कहती थी कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। जात पात का विरोध नेहरू ने किया, इंदिरा जी ने किया, और राजीव गांधी भी जात पात के खिलाफ है। यहाँ तक कि वो तो आरक्षण के खिलाफ भी थे जो ओबीसी को दिया गया था। तो लेकिन हिंदुस्तान 75 साल बाद भी आज़ादी के, 77 साल हम गणतंत्र के 75 साल मनाने जा रहे हैं, और इस मोड़ पर आकर के आपको यह कहना पड़ता है कि जातियों की जनगणना अगर मेरे हाथ में आ गई तो फिर उसके बाद मैं हिंदुस्तान के विकास का एक अलग तरह का रोड मैप तैयार करूंगा। तो फिर 60 साल तक तो आपकी सरकारें नहीं हैं।
और अभी जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल जैसे राज्यों में, फिर वहाँ भी जातिगत जनगणना करवा करके और सरकारों के ज़रिए जो सुविधाएं, सहूलियतें, योजनाएं दी जाती हैं उनको कम से कम लागू तक कर देना ही चाहिए आपको, ताकि एक मॉडल राहुल गांधी का कांग्रेस के भीतर तैयार हो सके, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। संविधान की रक्षा करने का हवाला देने और जातिगत जनगणना करवाने के बाद विकास को रफ्तार देने की बात जो राहुल गांधी करते हैं, कम से कम इन दोनों स्थितियों में तो वो हैं ही कि अपने राज्यों में उनको एक मॉडल के तौर पर खड़ा कर पाएं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। और ये विकल्प उनके पास है, फिर भी कहने की क्या ज़रूरत है, उन राज्यों में तो किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी 10 साल शासन के हैं और आज जब वो संविधान को लेकर के अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने लोगों के जीवन को बेहतर करने और विकास को रफ्तार देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उसका नतीजा जो है और इसीलिए वो वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा संविधान को लेकर के जो बात कही, अब आपको सुनना चाहिए। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहाँ तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बयान को 75 साल बाद रख करके नरेंद्र मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि आज की तारीख में उनका यह कहना कितना प्रासंगिक है। और हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस दुनिया में अगर अपना परचम लहराता है, उसकी पूछ परख है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसकी ताकत जहां है उसका नाम संविधान है।